हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट फिफ्थ। इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होगी। जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड इसके थ्योरी वाले पार्ट पर पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग 33 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो थे 32 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस डेक को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ने कुछ इमेजेस का यूज किया है, तो उन इमेजेस के लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन और इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। उसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, फिर जाकर कहीं मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इफ टू स्प्रिंग्स S1 एंड S2 ऑफ फोर्स कांस्टेंट्स K1 एंड K2 respectively are stretched by the same force, it is found that more work is done on spring S1 than on spring S2. द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर दो स्प्रिंग दी गई हैं, दोनों का K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, और एक में वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, दूसरे में वर्क कम करना पड़ रहा है, और दोनों को जो स्ट्रेच किया गया है, ठीक है, स्ट्रेच बाय सेम फोर्स से उनको स्ट्रेच किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है इन ऑप्शन में से, कि K1 बराबर K2 है, K1 लेस देन K2 है, K1 ग्रेटर देन K2 है, या डी नन ऑफ दीज है। तो इसी को हमें इन चीजों को हमें बताना है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सोचिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेम फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी होगा क्या कि F इज इक्वल टू K1x इज इक्वल टू K2x2 होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया, तो उस पर जो लगाया गया फोर्स वो सेम लगाया गया। अब सेम फोर्स लगाने का मतलब ये है कि ये K1x1 और K2x2 ये बराबर होंगे। अब देखिए, वैसे आप लोगों ने जो एक्सप्रेशन देखा होगा वो ये देखा होगा, F इज इक्वल टू माइनस KX, ये इस तरीके से देखा होगा। तो वहां पर क्या है कि माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस डायरेक्शन पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर होता है फोर्स, कुछ ऐसा हम लोग का एक्सप्रेशन होता है माइनस। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं उसके फोर्स कांस्टेंट और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि फोर्स जो है वो दोनों के लिए कांस्टेंट है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये माइनस साइन हम लोग नहीं यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो F इज इक्वल टू K1x1 इज इक्वल टू K2x2 ये हो गया। तो वर्क डन जो निकल कर आएगा इस पे पहले वाले के लिए, अगर वो होता है हाफ KX स्क्वायर। अब यहाँ पर K जो है पहले वाले के लिए वो K1 है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया x1। तो वर्क डन जो हो जाएगा पहला वाला वो हो जाएगा हाफ K1x1 स्क्वायर, और दूसरे वाले के लिए इसी तरीके से हो जाएगा हाफ K2x2 स्क्वायर। ये चीज बन गई। अब ये जो दोनों चीजें निकली वो निकल कर आ गया क्या, कि ये पहले वाले के लिए वर्क डन और दूसरे वाले के लिए। तो हमसे यही पूछा है ना कि इट इज फाउंड दैट मोर वर्क इज डन ऑन स्प्रिंग S1 देन S2, यानी कि वर्क डन जो पहले वाले के लिए है वो ज्यादा करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू W2। तो ये जो चीज निकल कर आ रही है कि क्या ये सही है। अब यहाँ पर तो हमें ये चीज बता दी गई है कि वर्क डन जो है वो ग्रेटर देन, जो पहले वाली स्प्रिंग में वर्क डन किया गया वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू सेकंड वाले का। तो हमें जो ये फोर्स कांस्टेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो W1 और W2 है इनका रेशियो ले लेंगे। तो W1/W2 हमने इस तरीके से किया, तो यहां पर आ जाएगा, देखो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाले का आ गया K1x1 स्क्वायर और नीचे आ गया K2x2 स्क्वायर। तो x1/x2 इस तरीके से लिख के होल स्क्वायर कर दिया गया। अब यह इसका यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि K1x1 इज इक्वल टू K2x2 ये है। तो K2 को अगर हम नीचे ले आए, या इसको x1/x2 अगर हमें निकालना है तो x2 को इधर नीचे ले आते हैं और K1 को इधर ले आएंगे। ठीक है, K1 को
ले आए इस तरफ और जो x2 है इसको ले आएंगे इस तरफ, तो x1/x2 इज इक्वल टू k2/k1 निकल कर आ गया। यानी कि यहां पर हम लोग जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कि k2/k1 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक k2 से एक k2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पर अगर, तो k1/k2 और ये हो गया k2/k1 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर का मतलब ये है कि ये एक और बार आ रहा है, तो एक k2 से एक k2 और एक k1 से एक k1 कैंसिल आ जाएगा, बचेगा सिर्फ k2/k1। ये निकल कर आ गया। तो जब ये रिलेशन निकल कर आ गया और हमें पता है कि जो पहले वाले स्प्रिंग है, पहला वाला जो स्प्रिंग है उस पर ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ये इन्होंने दे रखा है। तो ये पहला यहाँ पर हमने कह दिया कि जो पहले वाले में वर्क किया गया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू W2, यानी कि W1 इज ग्रेटर देन W2। ये कंडीशन हमें पता चल गई। इसी कंडीशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो K2 है वो ग्रेटर देन K1। क्यों? क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, इस तरीके से ये रिलेशन पता चला और हमें ये कंडीशन पता है, क्वेश्चन में दी हुई है, हमें एज अ इंफॉर्मेशन ये चीज दी हुई है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये वाला टर्म क्या है, बड़ा है और ये वाला टर्म छोटा है। और अगर ऐसा है इधर और ये इक्वल लगा हुआ है तो इधर वाला भी टर्म हमारा ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो इस तरीके से K2 इज ग्रेटर देन K1 निकल कर आ गया, यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा वो करेक्ट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। एट टाइम t इक्वल टू 0 seconds, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग along द x एक्सिस। x एक्सिस के along वो मूव करना स्टार्ट हुआ। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम t, यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है यूनिफॉर्मली विद टाइम t, टाइम के बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, जो इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा होगा वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए ये कुछ जो है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना होगा कि अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये हमें बताना है। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें हम लोग। तो जैसा कि क्वेश्चन पे दिया गया है कि जो यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर पार्टिकल ने स्टार्ट किया है मूव करना x डायरेक्शन पर, और समय के साथ जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो यहाँ से अब क्या है कि अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये हम देख सकते हैं कि डी, ये अगर इसको काइनेटिक एनर्जी को देखें कि समय के साथ कैसी है, ये चेंज नहीं हो रही है, कैसे कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। ठीक है, जो इसके चेंज होने का रेट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब कहने का कि जो इसका चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है, इसके जो चेंज है होने का रेट, चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दिया हुआ ना कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम। तो यूनिफॉर्मली से ये चीज हमने निकाल ली कि dk/dt इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, के जहां पर काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो dk/dt इक्वल टू कांस्टेंट को ये आ जाएगा इस तरफ, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ हमारा निकल कर आएगा कि k इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t। ठीक है, कुछ इस तरीके का, प्लस कांस्टेंट ऑफ टी इक्वल, वो हम इनिशियल कंडीशंस रखेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा इधर वाला टर्म, बचेगा कुछ ऐसा, यानी कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा इनटू टी होगा। यानी कि यहाँ से निकल कर आ गया कि k इज प्रोपोर्शनल टू टी, k इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन में यूज करी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली विद टाइम टी। यहाँ से यूनिफॉर्मली सबसे ये चीज आ गई और इसको हम लोग ने इंटीग्रेट करके देखा तो k प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। और जब k प्रोपोर्शनल टू t आ गया तो हम लोग जानते हैं कि k जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो v होगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √t। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको ड्रॉप कर देंगे, ये बचेगा v का स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये बचेगा v और इधर आ जाएगा रूट। यानी कि ये वाली कंडीशन निकल कर आ जाएगी, v प्रोपोर्शनल टू √t। ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है
जो कि क्या है, डीके बाई डी है। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए क्या है, ये डीके बाई डी ही है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डीके बाई डी, और जो कि है हमारी कांस्टेंट। यहां से अगर हम लोग देखें कि सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो इसको इसके साथ कंपेयर जब करेंगे तो बन जाएगा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये हो गया। और V की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे √T। ठीक है, ये चीज, तो ये बन गया कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T है। यानी कि जो आंसर डी है हमारा वो करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर अ रबर बॉल फ्रीली falling from a height h is equal to 4.9 meters on to a horizontal elastic plate। एक इलास्टिक प्लेट है। तो assume that the duration of the collision is negligible। यहाँ पर हमें assume करना है कि जब वो कोलाइड कर रहा है सरफेस से तो उस समय कोई समय नहीं लग रहा, मतलब उस टकराने में कोई समय नहीं लग रहा। तो assume that the duration of the collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic। और उस प्लेट के साथ जो कोलिजन है वो कैसा है, टोटली इलास्टिक है। यानी कि जित वहां पर जो हमारा कंजर्वेशन लॉज है वो फॉलो होंगे, दोनों ही कंजर्वेशन लॉज फॉलो होंगे। तो देन द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हमें इस चीज को बताना है। तो आपके पास ये ऑप्शंस है। इस पे क्या है कि आपको द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। क्लियर, ये चीज पहले तो आपको ये बताना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा और वो भी कैसा, फ्री फॉल होगा अगर, तो हम निकाल सकते हैं ये कंडीशन कि H इज इक्वल टू हाफ GT², जो कि एक पैराबोलिक रिलेशन है। ह- यहाँ पर एक पैराबोलिक इक्वेशन फॉर्म होगी, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल होगी टाइम के स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो जब ऐसा होता है ये पैराबोलिक ग्राफ फॉर्म होता है इसका। तो टकराने के पहले अगर हम लोग बात करें, जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v इज इक्वल टू -gt। और टकराने के बाद हो जाएगी क्या, v इज इक्वल टू gt। ये दो हमें पता चल गई। कैसे कि ऊपर से गिरी बॉल तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी अगर हम ये मान लें कि अपवर्ड डायरेक्शन पर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो नीचे क्योंकि ये फॉल हो रही है, ये ऐसे नीचे फॉल हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो g है उसकी वैल्यू निगेटिव है। तो वहां से ये चीज निकल कर आ गई कि ये हो गया फाइनल वेलोसिटी -gt। और जब ये पार्टिकल टकराने के बाद ऊपर जाएगा तो जिस डायरेक्शन पर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं उसी डायरेक्शन पर ही यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वो बन जाएगा कुछ v इज इक्वल टू gt। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर ये निकल कर आ गया। क्लियर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ये बन गया कि v इज इक्वल टू -gt, और ये हो गया v इज इक्वल टू gt। तो इस पे जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जो कि आपके ऑप्शंस पे था, और ये एक्स्ट्रा यहाँ पर और भी चीज पूछा गया, यानी कि दो ग्राफ अगर बन जाए इसके, तो इसका जो आंसर होगा पहले वाले के लिए वो ये होगा कि देखो यहां से ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये माइनस वाला हो गया, माइनस में थी वेलोसिटी, फिर एकदम से डायरेक्शन चेंज हुआ और वेलोसिटी हो गई जितनी इस जगह पर थी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन पर हो गया। ठीक है, यहाँ तो ये जो है यहाँ पर सडन चेंज है, ये क्या है यहाँ पर सडन चेंज है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर। मैग्नीट्यूड उतना ही है बट क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब उसके बाद वहां से बॉल ऊपर तक गई, वहां से फिर ड्रॉप हुई, फिर वही प्रोसेस रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये बन जाएगा पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सी है वो करेक्ट हो गया।
जो ऑप्शन दे रखे थे वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के थे, और हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ये एक्स्ट्रा हमें पता चल गया। क्लियर? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो सकता है, वो चीज यहाँ पर गिवन। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 10⁻² kgs। एक बॉडी है जिसका कि मास कितना है, 10⁻²kg, is moving in a medium and experiences a frictional force F is equal to minus kv square. Its initial speed is v naught is equal to 10 meter per second. If after 10 seconds its energy is 1 by 8 m v naught square, the value of k will be. तो k की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है। यानी कि एक बॉडी है जिसका कि मास दे रखा है इतना, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड एक मीडियम पर मूव कर रही है, इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स। यूनिफॉर्म नहीं, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है इस पे, जो कि वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। इनिशियल स्पीड इतनी है, तो 10 सेकंड के बाद जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो हमें बतानी है वैल्यू ऑफ के विल बी। क्लियर? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी पर मीटर, 10⁻³ पर मीटर, और 10⁻⁻4 kg पर मीटर, 10⁻⁻1 kg पर मीटर, और 10⁻⁻3 kg पर मीटर। ये चार ऑप्शन है, आपको इनको सॉल्व करना है, बताना है सॉल्व करके क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो f है वो कितना है, माइनस के वी स्क्वायर, और हमसे पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी। ये जो k है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा है। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें एक्सेलरेशन की, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वो निकल कर आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर बाई एम, क्योंकि f को हम लोग ने m में इस तरीके से रख दिया है। तो इससे ये निकल कर आ जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम वी स्क्वायर। इस a को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt। तो यहां से क्या होगा कि ये v स्क्वायर जो है इसको ले जाएंगे इस तरफ, और dt जो होगा वो आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये ऐसे आता जाता नहीं है, दोनों तरफ हमें सेम ऑपरेशन करने होते हैं, तब होता है। यानी कि दोनों तरफ ही हम v स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ ही dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तब ये इस तरीके का रिलेशन बनेगा यहाँ पर जाकर। बट उसको बोल दिया जाता है कि इधर से इधर चला गया, ऐसा कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम dt। अब यहां पर हम इसको करेंगे इंटीग्रेट दोबारा। एक बार हमने इंटीग्रेट किया है यहाँ पर पहले ही, तब जाकर ये dt इस तरफ आया है, ऐसे नहीं आया है ये। तो अब ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लिमिट। तो लिमिट्स जो होंगे इसकी वो क्या हो जाएंगे कि अ, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी ले ली 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल v मान लिया। तो dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to t dt। यहाँ पर बचेगा ये -1/v, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/v, और 10 से लेकर v तक ये हो गया, इक्वल टू माइनस के बाई एम, और ये इधर हो जाएगा t। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 0.1 प्लस के टी बाई एम। और ये 0.1 कहाँ से निकल कर आया है, जब इसको हम लोग ने यहाँ पर लिमिट रखी है, तो ये एक बार हो गया है। एक्चुअली इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे ये इसको यहाँ पर पुट किया तो हो गया -1/v, फिर माइनस आ जाएगा, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई एम और इंटू टी। अब इसको हम ले गए इस तरफ और इसको ले गए इस तरफ। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा इधर प्लस में, और ये उधर चला जाएगा प्लस में। तो ये बन गया 1/10 हो गया 0.1, और ये के टी बाई एम हो गया, और ये 1/v हो गया। ये निकल कर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना था, यही बताना था ना के की वैल्यू। तो हमें यहाँ से अब ये जो v है उसको अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/0.1 प्लस के टी बाई एम। जो m है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो जब उसको हम लोग पुट करेंगे तो ये बन जाएगा
1/0.1 प्लस 1000 k। यहां से अब हम लोग क्या कर, और टाइम भी दे रखा है तो उसको करने से हमारा यह निकल कर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, ½ mv² इज इक्वल टू दे रखा है 1/8 mv0 स्क्वायर। तो v फाइनली कितना हो गया ये हम फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा v0/2। अब क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि कितना है तो इसको 5 निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और 10/2 यानी कि 5 निकल कर आ गए। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 5 निकल कर आ गए। तो इस 5 को हम लोग उठाकर पुट कर देंगे इस जगह पर, जिससे कि ये बन जाएगा 1/0.1 प्लस 1000 k इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया हमारा ये 1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 5000 k। 0.5 उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 ही होगा, और फिर 5000 आ जाएगा नीचे डिवाइड पर। जब ऐसा होगा तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि k इज इक्वल टू 10⁻⁴ kg/मीटर। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर आंसर बी है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड वेट W इज हैंगिंग फ्रॉम इट्स एंड्स A and B which are close together at a given instant and B is released. The tension at A when B has fallen a distance x less than L/2 is। यानी कि ये कुछ ऐसा हमारा सिचुएशन है कि एक यूनिफॉर्म चैन है जिसको कि कुछ इस तरीके से हैंग कर दिया गया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है L। हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि ये लेंथ हो गई L/2 और ये लेंथ इधर हो गई L/2। ओके, कुछ ऐसा हमने मतलब सिचुएशन मान ली कि L/2 इधर L/2 इधर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे कि इसको अगर देखें कि ये जो एक एंड है उसको रिलीज कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो इसको ऐसे छोड़ने की वजह से ये क्या होगा कि ये आएगा नीचे ऐसे गिरेगा। ये जो एक एंड है वो नीचे गिरेगा। तो इस समय जब जो डिस्टेंस फॉल हुई है, ठीक है, वो कितनी है x/2। ऐसे ही कुछ रस्सी गिरेगी, शेप कुछ ऐसा ही होगा। तो इस समय यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ए पर टेंशन कितना होगा इस जगह पर, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे W/2 3x/L-2, W/2 3 - 3x/4, W/2 1 + 3x/L और W/2 3x/L+4। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आइए इसको सॉल्व करें हम लोग। तो जैसा कि हम लोग निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय लेंथ। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज जो वेट है वो कितना है, W है, ये दे रखा है वेट W। तो यहाँ पर इस मास की जगह पर पुट किया जा सकता है W/g। क्यों? क्योंकि वेट जो होता है वो mg होता है, तो m की जगह पर W/g इस तरीके से पुट किया जा सकता है, जिसको कि हम लोग ने यहाँ पर पुट कर दिया क्योंकि हमें W के टर्म्स पर चीजों को निकालना है। तो लेमडा इज इक्वल टू W/LG हो गया। अब वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v² इज इक्वल टू 2gh, और h क्या है, वही डिस्टेंस जो नीचे एक्स्ट्रा रोप जो है वो आई है, या यूनिफॉर्म जो चैन आई है एक्स्ट्रा वो है, वो हो गई x/2। तो यहां से v निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा √gx। v इज इक्वल टू √gx। तो चेंज इन मोमेंटम व्हेन एन एलिमेंट dx फॉल्स इज W/LG √gx dx। ये हो जाएगा, ये हो गया वेट। ठीक है, ये इस जगह पर वेट हो गया। तो F इज इक्वल टू dp/dt, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल w है, तो W/LG √gx dx। और ये W क्योंकि यहाँ पर वेट इस तरीके से दिया हुआ है तो वही है। तो F इज इक्वल टू dp/dt होता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा W/LG √gx dx/dt। यानी कि इसको जब हम लोग देखें इस तरीके से तो ये बचेगा W/LX। क्लियर? क्योंकि dx/dt जो है हमारा वो gx हमें पता है कि है, dx/dt जो है वो क्या है, gx है। dx/dt क्या है, वेलोसिटी है।
जो कि हम लोग ने पहले ही फाइंड कर रखी है, v इज इक्वल टू रूट जी एक्स। तो यहाँ पर जब हम लोग जी एक्स पुट करेंगे, रूट जी एक्स पुट करेंगे, तो रूट जी एक्स इंटू रूट जी एक्स हो जाएगा जी एक्स, और फिर एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? बचेगा सिर्फ x, तो डब्ल्यू एक्स बाई एल ये निकल कर आ गया। बस अब फिर क्या है कि जो टेंशन होगा ए पर वो होगा जितना वेट है उस चेन का, जो कि फॉल हुई है हाफ, और जो वेट होगा x/2 लेंथ का प्लस जो फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, पहले वाले के लिए W/2, इसके लिए हो जाएगा WX/2L, और इसके लिए हो जाएगा W/L। यानी कि W/2 कॉमन जब लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ हमारा 1 + 3x/L। क्लियर? यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। ठीक है, कांस्टेंट पावर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व कर कर आए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन पहले। तो आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट पावर दे रखी है और एक स्ट्रेट लाइन पर बॉडी मूव कर रही है, तो हमें बताना है कि जो डिस्टेंस होगी उस बॉडी के द्वारा चली गई वो टाइम से कैसे रिलेटेड होगी, कि t⁴ है या t⁴ है, t⁴ है या t⁴ है या t⁴ है, क्या इनके बीच में रिलेशन है ये बताना है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें p जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स इनटू वेलोसिटी है वो p के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पावर को लिखा जा सकता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया। अब फोर्स को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और इनटू v हो जाएगा इक्वल टू p। ये बन गया। अब ये हो गया av और m को नीचे ले आए डिवाइड पर, तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई। तो हमें बताना है कि किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस मूव करी है टाइम t पर, तो वो t से कैसे प्रोपोर्शनल है, सिंपली ये बताना है, रिलेशन फाइंड करना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो यहाँ से अब देखो, जो a है, a के लिए हमारे पास एक तो होता है कि हम इसको d2x/dt2 लिखें, या फिर इसी को dv/dt लिखें, या इसी को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v/dv/dx। तो यहाँ पर x की जगह पर s को हम लोग लिख रहे हैं, तो d2s/dt2 dv/dt इज इक्वल टू v/dv/ds, ये चीज हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दी गई कि a की जगह पर v/dv/ds। जब इसको ऐसे रखेंगे तो ये बन जाएगा v², और जो ds है ये आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 0 to v v²dv इज इक्वल टू 0 to s p/m/ds। ये हो गया। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा v³/3 इज इक्वल टू p/m/s। ये बन जाएगा। अब यहां से v निकालेंगे जब, तो ये बन जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई पे, तो 3p/m। ओके, और इस तरफ क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, तो इधर बचेगा सिर्फ v, और इधर हो जाएगा पावर 1/3 और s की पावर 1/3। ये रिलेशन निकल कर आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो v है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ds/dt। तो इसको जब हम लोग ds/dt लिखेंगे, और दूसरा कि ये जो ये है ये चीज, इसको हम लोग ने कांस्टेंट एक k मान लिया, तो ds/dt इज इक्वल टू हो गया k s⁻⁴ ds/dt इज इक्वल टू k s⁻⁴ अब यहां से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे कि इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा, देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन। तो s⁻⁴ इज इक्वल टू हो गया 2/3 kt, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 3/2 की पावर से मल्टीप्लाई कर, मतलब पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कुछ इस तरीके से कहते हैं कि ये चीज हमने कर दी कि पावर इस पे 1/2 भी लगाई है और क्यूब भी कर दिया है। तो इस तरीके से करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, और जबकि इस तरफ होगी पावर 3/2 लग जाएगी। तो s इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर बचा प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2, यानी कि s इज प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2।
ये निकल कर आ गया, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पर। In a collinear collision, a particle with an initial state V naught strikes a stationary particle of the same mass. सेम मास के पार्टिकल से ये टकरा रहा है। तो इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक इन्होंने चीज लिखी है कि जो फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 50% ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है बाद में। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, थोड़ा सा एक ऐसा मतलब कह लीजिए सुपर कोलिजन जैसा है, जहां पर कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा हो जा रही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल की है वो इनिशियल से ज्यादा हो जा रही है, और यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं उस पर कुछ एनर्जी सप्लाई हो रही है उस सिस्टम पर। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वहां पर एनर्जी सप्लाई हो रही है सिस्टम पर। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है एक कोलिजन के केस में, वो मतलब वायलेट नहीं हो रही अगर देखा जाए, तो वो स्टेटमेंट फिट भी नहीं बैठ रहा है। बट यहां पर होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि एक एक स्पेशल कंडीशन लेकर इस पे एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करी गई है और वहां से फिर ये कंडीशन बनी है। तो हमें ये कंडीशन मानते हुए इसको सॉल्व कर लेना है। बट वैसे अगर देखा जाए कि एक सिंपल कोलिजन हो रहा हो तो उस केस में कभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, बात समझ गए। बट यहां पर क्या है कि एक ये सुपर कोलिजन की तरह है जिसपे कि जब कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी सप्लाई हो रही है बाहर से। ठीक है, उस कंडीशन पर यहां पर दिया गया कि इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर। तो बस यही कैच है इस क्वेश्चन पर, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर, इसको ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो इसके ऑप्शन है v0/4 √2 v0 v0/2 और v0/√2। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो बस इन्हीं कंडीशंस का हम लोग इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अब इस पे दे रखा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल, और वो तभी पॉसिबल है जब कहीं से एनर्जी सप्लाई हो रही हो, जो कि एक सुपर कोलिजन वाला सिचुएशन हो जाती है। सिंपल जो हम लोग कोलिजन देखते हैं वैसा ये नहीं है। तो ½ mv2² प्लस ½ mv1², ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी की ½ mv0², और ये 150/100 यानी कि 50% ज्यादा। तो ये कुछ सिचुएशन है इनिशियल हमारे, या फिर कह लीजिए बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। अब यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे अगर, तो mv0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv1 प्लस mv2, जहां से कि हमें पता चलेगा कि v0 इज इक्वल टू v2 प्लस v1। अब ये जो दूसरी है और ये जो पहली काइनेटिक एनर्जी वाली थी उसका जब हम लोग यूज करेंगे तो निकल कर आ जाएगा v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू v0², जहां से कि 2v1 v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -v0²/2। ओके, अब यहां से ये बन जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2 इज इक्वल टू 2v0², जहां से हमें इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो पता चल गई, कितनी हो गई, √2v0। क्लियर, यानी कि इसका जो आंसर बी है वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए वर्क एनर्जी पावर के, और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तो आई होप जो भी मैंने आज आपको समझाया है वो समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।